हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 14 नीलकंठ का प्रश्नाभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? इसका उत्तर है, मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, जबकि मोरनी मोर के साथ साथ रहती थी इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। अगला प्रश्न, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? तो मोर के बच्चों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधू के आगमन पर किया जाता था। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगे। अगला प्रश्न, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं? तो नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में बहुत ही आकर्षक थी, लेकिन लेखिका को निम्न चेष्टाएं बहुत भाती थीं। गर्दन ऊंची करके इधर उधर देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, मेघों के गरजने पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर नृत्य करना, महादेवी वर्मा के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाना, उनके सामने पंख फैलाकर खड़े होना, ये सब चेष्टाएं लेखिका को अच्छा लगता था। अगला प्रश्न, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर है, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका ने बड़े मियाँ से एक अधमरी मोरनी खरीदी और उसे घर ले गई। उसका नाम कुब्जा रखा। उसे नीलकंठ और राधा का साथ रहना नहीं अच्छा लगता था। कुब्जा ने राधा के अंडे तोड़कर बिखेर दिए। इससे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, क्योंकि राधा से उसकी दूरी बढ़ गई थी। कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ का अंत ही हो गया। अगला प्रश्न, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? तो जब वसंत ऋतु में आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों में भर जाते थे, तब नीलकंठ जाली घर में अस्थिर हो जाता था। वह वसंत ऋतु में किसी घर में बंदी होकर नहीं रह सकता था। उसे फूलों और पत्तों से भरे वृक्ष भाते थे, तब उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। अगला प्रश्न, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? तो जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता नहीं करना चाहती थी। वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था। वह और किसी को उसके पास नहीं जाने देती थी। किसी को उसके साथ देखते ही वह चोंच से मारना शुरू कर देती थी। अगला प्रश्न, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है, एक दिन जब खरगोश के बच्चे साथ खेल करते हुए उछल कूद कर रहे थे तो जाली के भीतर कहीं से एक सांप घुस आया। उसको देखकर सब पशु पक्षी तो भाग गए, पर सिर्फ एक खरगोश का बच्चा न भाग पाया और सांप उसे निगलने का प्रयास करने लगा। खरगोश का बच्चा उसकी कैद से छूटने के प्रयास में चिल्लाने लगा। नीलकंठ ने जैसे ही उस क्रुंदन को सुना, वह पेड़ की शाखा से कूदकर सांप के समक्ष आ खड़ा हुआ और अपने पंजों से सांप के फन को दबाया और चोंच के प्रहार से 2 ही पल में उसके 2 टुकड़े कर दिए। इस तरह उसने शावक को सांप की पकड़ से बचा लिया। नीलकंठ स्वभाव से दयालु प्रवृत्ति का पक्षी था, तभी तो खरगोश के बच्चे को लेकर सारी रात बैठकर उसको गर्मी देता रहा। नीलकंठ एक सजग व सचेत मुखिया था। जिस तरह घर का एक मुखिया अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत व सजग रहता है, उसी तरह नीलकंठ अपने जाली घर के जीव जंतुओं के लिए था। नीलकंठ एक साहसी मोर था।
नीलकंठ के साहस के कारण ही उसने खरगोश को सांप से बचाया था। अगर वह साहस न दिखाता तो खरगोश न बच पाता। तो ये नीलकंठ की कुछ विशेषताएं थी। निबंध से आगे का प्रश्न है, यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। तो रेखा चित्र एक सीधी कहानी न होकर जीवन के कुछ मुख्य अंश को प्रस्तुत करती है। यह एक सीधी सादी कहानी नहीं होती, बल्कि संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश होता है। रेखा चित्र में भावना और संवेदना होती है। ये अत्यंत स्वाभाविक और सरल होते हैं। इनमें बनावट जरा भी नहीं होती। अन्य रेखा चित्र महादेवी वर्मा के संग्रह से आप खोजकर पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर आते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। तो विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न, पुस्तकालयों से ऐसी कहानियों, कविताओं या गीतों को खोजकर पढ़िए जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित हो। तो यह प्रश्न भी विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न, निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी हैं। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए, मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होंगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। तो इसका उत्तर है कि गंगा का जल प्रातःकाल के सूर्य की किरणों से जब सतरंगी दिखाई देता है तो दूर दूर तक किसी मोर के नृत्य का दृश्य प्रस्तुत करता है, जो अत्यंत लुभावना व मनमोहक होता है। गंगा की लहरों के हिलने डुलने में मोर के पंखों की थिरकन का भी आभास होता है। अगला प्रश्न, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। इसका उत्तर है कि मेघों के घिरते ही नीलकंठ के पांव थिरकने लगते हैं। जैसे जैसे वर्षा तीव्र से तीव्रतर होती, उसके पांव में शक्ति आ जाती और नृत्य तेजी से होने लगता, जो अत्यंत मनोहारी होता। नीलकंठ के पंख फैलाते ही इंद्रधनुष का दृश्य साकार हो उठता। भाषा की बात। प्रश्न है, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। शब्द हैं गंध, रंग, फल और ज्ञान। तो इनसे हम निम्न शब्द बना सकते हैं। गंध से हम जो शब्द बना सकते हैं वो हैं सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन। रंग से जो शब्द बना सकते हैं वो है रंगीन, रंगीला, तरंग, नौरंग। फल से हम बनाएंगे सफल, शेषफल, राशिफल, फलदार। वैसे ही ज्ञान से जो शब्द बनेगा अज्ञान, ज्ञानवान, विज्ञान और संज्ञान। इसके अलावा भी आप दूसरे शब्द बना सकते हैं। अगला प्रश्न, विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के अ के मिलने से या हो गया है। अ आदि वर्ण है, ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं। व्यंजन वर्गों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे आधा क और अ मिलके क इत्यादि। अ की मात्रा के चिन्ह से आप परिचित हैं। अ की भांति किसी शब्द में आ के भी जुड़ने से अकार की मात्रा ही लगती है, जैसे मंडल और आकार, मंडलाकार। मंडल और आकार की संधि करने पर मंडलाकार शब्द बनता है और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर मंडल और आकार दोनों अलग होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। जो शब्द हैं जिनके हमको संधि करना है वो है नील, धनाब, नौ और आगंतुक। वैसे ही सिंहासन और मेघाच्छन का विग्रह करना है। तो नील और आब मिलके नीलाब बन जाएगा। नौ और आगंतुक का संधि होगा नवागंतुक। वैसे ही सिंहासन का विग्रह है सिंह और आसन, मेघाच्छन का मेघ और आच्छन। तो इस प्रकार इन शब्दों का हम संधि और विग्रह कर सकते हैं। कुछ करने को। प्रश्न है, चयनित व्यक्ति पशु पक्षी की खास बातों को ध्यान में रखते हुए एक रेखाचित्र बनाइए। तो विद्यार्थी यह प्रश्न स्वयं करेंगे।
लेखिका ने कैसे नीलकंठ का रेखाचित्र बनाया है, वैसे ही आप किसी पशु, पक्षी या व्यक्ति का रेखाचित्र बना सकते हैं। तो इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।